हेलो एवरीवन, सक्सेस विद आरम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये गिस्ट सीरीज जो हम कर रहे हैं, कलाम का ये गिस्ट आया है, इसको हम अच्छे से इस डॉक्यूमेंट को पूरा करवाएंगे आपको। अभी तक हमने भारत के भौगोलिक जो स्वरूप होते हैं, राजस्थान के जो भौगोलिक स्वरूप होते हैं उनको हमने कवर कर लिया है। फिर मानसून तंत्र, जलवायु तंत्र हमने कवर कर लिया है और आज हम अफवाह तंत्र और इससे आगे बढ़ेंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना ना भूलें और इसे सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी हम बहुत जल्दी इसको कवर कर लेंगे। और अगर आपने सिलेबस कर रखा है और नहीं किया है लेकिन आप इस गिस्ट सीरीज़ को भी पढ़ के जाते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो तमाम जो थर्ड ग्रेड तृतीय श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वे इस बात को ज़रूर शेयर करें लोगों तक। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, अफवाह तंत्र। देखिए दोस्तों, अफवाह तंत्र की बात की जाए राजस्थान में, तो राजस्थान में अफवाह तंत्र 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है अरब सागर में गिरने वाला नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अंत प्रवाही नदियाँ होती है। इन 3 भागों में राजस्थान के अफवाह तंत्र को बांटा गया है। तो दोस्तों, इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे कि इस अफवाह तंत्र में कौन कौन सी प्रणालियाँ हैं, कौन कौन सी द्रोणियाँ हैं, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज हम इस महत्वपूर्ण पॉइंट से शुरुआत करते हैं कि राजस्थान में अरावली जल विभाजक का कार्य करता है। क्या करता है? राजस्थान में अरावली जल विभाजक का काम करता है। इस बात को आप याद कर लें, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना दिखती है। अब देखते हैं राजस्थान का अफवाह प्रणाली क्या है। देखो, 3 भागों में बांटा गया है इसे। और अब अरब सागर से जो अफवाह प्रणाली है उसमें कौन कौन सी नदियाँ गिरती है, तो देखिए उन नदियों के नाम भी पूछ लेते हैं परीक्षाओं में। तो माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी नदी, ये सभी जो नदियां हैं अपना जल का जो अफवाह है अरब सागर की ओर ले जाती है और उनमें गिर जाती है, ठीक है। और लगभग 17% इसका योगदान है, लगभग 17% यहाँ पे योगदान देखने को मिलता है। मित्रों, इससे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो चंबल, काली सिंधी, बनास, पार्वती, खारी, बेड़च, गंभीरी, ये सभी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो इनका प्रतिशत है 23%, ठीक है। 23% नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है और 17% नदियाँ अरब सागर में गिरती है। और अंत प्रवाही नदियों का राजस्थान में अधिक्य है, 60% है। और ये नदियाँ कौन कौन सी है? इन नदियों के नाम हैं घग्गर, कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला, रूपारेल और काकने, ये सभी नदियां हैं वो अंत प्रवाहित नदियां कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको समझाया। फिर से एक रिकैप कर लेते हैं कि राजस्थान की अफवाह प्रणाली में 3 अफवाह क्षेत्र देखे जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो अरब सागर, फिर बंगाली खाड़ी की ओर गिरने वाली नदियाँ और फिर अंत प्रवाही नदियाँ। इनका जो परसेंट है, अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियों का प्रतिशत की बात करें तो 17%, और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों का प्रतिशत की बात करें तो 23%, और अंत प्रवाही नदियों का प्रतिशत की बात करें तो 60%। कौन कौन सी नदियाँ हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखो, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूनी। उसी तरह से हम बात करेंगे कि बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ कौन कौन सी है? चंबल, काली सिंधी, पार्वती, बनास, खारी, बेड़च, बाणगंगा और गंभीरी। उसी तरह से अंत प्रवाही नदियों की बात करें तो यहाँ पर घग्गर, कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, खंडेला, रूपारेल और काकने नदियाँ गिरती है। मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। इससे आगे आंतरिक अफवाह नदियों की बात करते हैं। और ये नदियाँ कौन कौन सी है? देखो, घग्गर नदी से हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। घग्गर नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश में शिवालिक श्रेणी से होता है और शिवालिक श्रेणी में भी कालका के निकट से यहाँ से इसका उद्गम होता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में टिब्बी नामक स्थान में क्या प्रवेश करती है? कहाँ करती है? टिब्बी नामक स्थान पर। इस स्पॉट को याद रखेंगे आप, इस स्थान को, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ के भटनेर के पास रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। तो कहाँ पर विलीन हो जाती है? हनुमानगढ़ के पास, भटनेर के पास ये रेगिस्तान में विलीन हो जाती है। मित्रों, आगे देखते हैं इसके अन्य नाम क्या क्या हैं। नाली, लेटी नदी, मृत नदी, दशदती नदी, वैदिक कालीन सरस्वती, कई नामों से इसे बुलाया जाता है। अब हम बात करते हैं मित्रों काकनी नदी के बारे में। काकनी नदी क्या है? काकनी नदी या काकने नदी भी कहते हैं इसे, या मसूरदी नदी भी कहते हैं, जैसलमेर जिले के
कोठारी या कोटारी गांव से निकलकर बूझ झील में गिरती है। किस झील में गिरती है? जैसे कि हम बात करें, ये राजस्थान का मैप है, राजस्थान का मैप से बात करते हैं, यहाँ से बात करते हैं तो ये जैसलमेर का एरिया है और यहाँ से ये निकलती है, जैसलमेर के कोटारी गांव से निकलती है और यहाँ से बढ़ते हुए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ये नदी बूझ झील में गिर जाती है और बूझ झील इस तरफ है। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे, मैंने काल्पनिक मैप बना के बताया इस तरह की लोकेशन से। आगे देखते हैं दोस्तों, ये आंतरिक प्रवाह नदी में सबसे छोटी है। ये आंतरिक प्रवाह नदी में सबसे छोटी है, कौन सी? काकनी नदी। अगली नदी की बात करते हैं, रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी की बात करते हैं तो यह अजमेर ज़िले के किशनगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर सलेमाबाद से प्रवाहित होकर डीडवाना कुचामन जिले में बहते हुए सांभर झील में गिरती है। तो कई बार प्रश्न में पूछ जाते हैं कि सांभर झील में कौन सी नदी गिरती है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि रूपनगढ़ नदी जो है वो कहाँ गिरती है। रूपनगढ़ नदी कहाँ गिरती है? सांभर झील में गिरती है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं मित्रों, मेंथा नदी या मेढ़ा नदी। मेंथा नदी या मेढ़ा नदी के बारे में बात करते हैं तो मेंथा या मेढ़ा नदी जयपुर के सामोद मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और शिखर हर्षनाथ से निकलकर सांभर झील में गिर जाती है। तो कहाँ से निकलती है? ये सामोद मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलती है जयपुर में और शिखर हर्षनाथ की पहाड़ियों से निकलकर सांभर में गिर जाती है। अगला बात करते हैं मित्रों, कांतली नदी। इसे कांतली नदी या कांटली नदी भी कहा जाता है। यह सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलकर सीकर झुंझुनू जिलों में प्रवाहित होती है एवं चूरू जिले में सीमा के निकट पहुंचकर लुप्त हो जाती है। इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावटी कहा जाता है और यहीं पर गणेश्वर सभ्यता भी स्थित है। यहीं पर गणेश्वर सभ्यता स्थित है। इस तरह से आगे बढ़ेंगे, हम आगे देखेंगे साबी नदी के बारे में। मित्रों, ये सभी आपको लगातार क्विक रिवीजन सीरीज में आपको इन्फॉर्मेशन देता जा रहा हूँ, आप पढ़ते जाइए। और जो विद्यार्थी लास्ट में थोड़ा सा डर रहे हुए हैं वे ज़रूर इसको फॉलो करें, उनको डर थोड़ा कम हो जाएगा एग्जाम के प्रति। साबी नदी, साबी नदी या साहिबी नदी का उद्गम यह सीकर और जयपुर की जिले की सीमा पर सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। तो साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबी नदी का उद्गम होता है सेवर की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है? और सेवर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? आपको याद होना पड़ेगा, सीकर और जयपुर की सीमा पर है। सीकर और जयपुर की सीमा पर है। अगली बात करते हैं दोस्तों, सोता नदी। सोता नदी के बारे में देखिए दोस्तों, साबी की एक सहायक नदी है सोता, जो बेराट की पहाड़ियों से निकलकर इसके साथ मिल जाती है। तो क्या है? साबी की सहायक नदी है। साबी की सहायक नदी है जो क्या करती है? बेराट की पहाड़ियों से निकलकर किस में मिल जाती है? साबी में मिल जाती है। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं, रूपारेल, वराह, लसावारी नदी, इसे अलग अलग नामों से बुलाया गया है, रूपारेल, वराह और लसवारी नदी। यह अलवर जिले के थानागाजी तहसील में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलकर डीग भरतपुर तक प्रवाहित होती है और लुप्त हो जाती है। इस नदी की एक शाखा को रोककर सिलीजेड झील बनाई गई। देखो, ये वीडियो में प्रश्न आया था, अभी वीडियो भर्ती हुई थी, उसमें यहाँ से प्रश्न ले लिया गया था कि इस नदी की एक शाखा को रोककर सिलीसेड झील का निर्माण किया गया है। वो नदी कौन सी है? रूपारेल नदी है। ठीक है, देखो रूपनगढ़ और रूपारेल में कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पहले ही बताया है रूपनगढ़ की नदी के बारे में, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है अजमेर जिले के किशनगढ़ की पहाड़ियों से होता है और सलेमाबाद के कलाबाद के पास, सलेमाबाद जो अजमेर का एरिया है वहाँ से प्रवाहित होने के बाद डीडवाना कुचामन जिले में बहते हुए सांभर में मिलती है। तो रूपनगढ़ कहाँ मिलती है? सांभर में। और वहीं हम बात करें, रूपारेल जो नदी है वो उसे लसवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये अलवर के थानागाजी की उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं, थानागाजी उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं अलवर में, वहाँ से निकलकर डीग भरतपुर में होते हुए लुप्त हो जाती है और इस नदी की एक शाखा को रोककर सिलीसेड नदी का निर्माण किया, सिलीसेड झील का निर्माण किया गया है। सिलीसेड झील का निर्माण किया जो कि अलवर में है, याद रखेंगे अलवर में है। ठीक है जी, अगला देखते हैं दोस्तों, सांभर झील में जल गिरने वाली इन प्रमुख नदियाँ कौन सी है, इसके बारे में देख लेते हैं। इन नदियों के बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में समय समय पर। सांभर झील में जल गिरने वाली प्रमुख नदियों में, इस झील में खंडेला नदी, मेंथा नदी जो कि जयपुर में है, याद रखें मेंथा नदी कहाँ है? जयपुर में है। खंडेला नदी सीकर में है। खारी नदी डिडवाना कुचामन के आसपास की खारी नदी है
और रूपनगढ़ अजमेर में गिरती है। तो इन नदियों का लोकेशन भी याद रखें कि खारी नदी कहाँ हो, डीडवाना कुचामन में खारी नदी है, और रूपनगढ़ अजमेर में रूपनगढ़ नदी है, मेंथा नदी है जयपुर में, और खंडेला नदी है सीकर में। तो ये सभी नदी क्या है, कहाँ की जल गिराती है अपना, सांभर झील में। कहाँ दोस्तों, कहाँ जल गिराती है अपना, सांभर झील में। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये फोटो दिख रहा है आपको, इसमें लोकेशन में आपको दिख रहा है कि बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। इसमें चंबल नदी का जो प्रवाह क्षेत्र दिख रहा है, ये चंबल यहाँ से बह रही है, और चंबल का जो प्रवाह क्षेत्र है जानापाव पहाड़ियों से निकलते हुए इस तरह से निकलते हुए ये यमुना में मिल जाती है। मित्रों देखिए, एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। चंबल ही सबसे बड़ी जो बंगाली खाड़ी की नद की तरफ जो जल प्रवाह हो रहा है उसमें चंबल सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, बाकी कुछ सहायक नदियां हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं चंबल नदी। यह नदी राजस्थान की सबसे लंबी व एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। कौन सी नदी, चंबल नदी। अन्य नाम इसका है चर्मणवती, कामधेनु, नित्यवाही, वाटर सफारी, जो कि कोटा में होती है, चंबल में। यह मध्य प्रदेश की विंध्याचल श्रेणी जानापा पहाड़ियों से निकलती है। राजस्थान में यह चित्तौड़ जिले के चौरासीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है, और चित्तौड़ जिले में यह भैंसरोगढ़ के निकट चुलिया जलप्रपात बनाती है। ठीक है दोस्तों, आगे इन्फॉर्मेशन देखते हैं इसके बारे में। चंबल नदी घाटी पर कौन कौन सी परियोजना है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए चंबल नदी घाटी पर जो परियोजना है उसमें हम देखेंगे गांधी सागर बांध। गांधी सागर जो बांध है वो मंदसौर मध्य प्रदेश के प्रथम चरण में बना था, और ये चंबल की नदी पर बना हुआ पहला बांध है। कौन सा, गांधी सागर बांध, जो कि कहाँ बना है, मंदसौर मध्य प्रदेश में बना है। मित्रों अब बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध, जो कि रावतभट्टा चित्तौड़ में है, और सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध है, जो कि द्वितीय चरण में बना था। ठीक है, पहले चरण में कौन बना था, गांधी सागर बांध। दूसरे चरण में बना था राणा प्रताप सागर बांध, जो कि सर्वाधिक भराव क्षमता रखता है। तीसरे चरण में बना था जवाहर सागर बांध, जो कि कोटा में तीसरे चरण में बना था। और चौथे चरण में कोटा बैराज, जो कि केवल सिंचाई के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रथम चरण में है। ये इसका प्रथम चरण है। ठीक है, तो कोटा बैराज जो है वो केवल सिंचाई के लिए है और इसका पहला चरण है। ठीक है, याद रखेंगे। और जवाहर सागर है वो कोटा में स्थित है, और ये तृतीय चरण में बना था। इस तरह से आप इसको याद करने की कोशिश करेंगे एक बार। अब मित्रों आगे बढ़ते हैं, सहायक नदियाँ। देखो दाएं किनारे से और बाएं किनारे पर एक बार मैप में देख लेते हैं दाएं किनारे से कौन कौन सी नदियाँ हैं। देखो यहाँ पे एक बार पहले पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद फिर मैप में देखेंगे। कूनू नदी, पार्वती नदी, कालीसिंध नदी, आहू नदी, परवन नदी, छापी नदी। उसके बाद हम बात करेंगे नेवज नदी, काली खो नदी, बैंथली नदी, अंधेरी नदी, लियासी नदी, बिलास नदी, काली खाड़ नदी। ये सब क्या है, इसकी सहायक नदियां हैं दाएं किनारे वाली। फिर बाएं किनारे पर सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, बामनी, ब्रह्मणी, कुराज, मेज, मांगली, घोड़ा पछाड़, चाकण और बनास। और अन्य सहायक नदियों में बात करें तो चंद्रभागा, सिवान और आलनिया। ठीक है, अब देखें इनके दाएं किनारे और बाएं किनारे पर कौन कौन सी नदियां हैं, सबसे पहले देख ली जाए। देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं दाएं किनारे पर। तो दाएं किनारे पर हम देखेंगे कुनू नदी से। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे कुनू नदी है दाएं किनारे पर, पार्वती नदी है, परवन नदी है, काली सिंध नदी है, आहू नदी है, छोटी काली सिंध नदी है। इस तरह से इसके दाएं किनारे की नदियाँ है। उस तरह से बाएं किनारे पर कौन कौन नदियाँ है, ये रामेश्वर है, ये तो नदी नहीं, ये तो यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बनास नदी है, मांगली नदी है, मेज नदी है, कुराल है, चाकण है और ब्रह्माणी नदी है। ये सब क्या है, बाएं किनारे की नदियाँ हैं। तो इस तरह से आप इसे याद करें। एक बार इस मैप को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपको इससे कोई बेनिफिट होता है तो। मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि लगातार इससे रिलेटेड जितने भी जो वीडियो हैं, जो कि गिस्ट सीरीज आएगी कलाम की आ रही है, उससे रिलेटेड जितने वीडियो होंगे वो आपको यहीं पर सबसे पहले मिलेंगे। मित्रों देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। काली सिंध नदी जो कि मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है और देवास के आसपास इसका उद्गम होता है, याद रखें। हालांकि परीक्षाओं में ये पूछा नहीं जा रहा आजकल, लेकिन कभी पूछ सकते हैं कि इसका उद्गम कहाँ होता है, देवास के आसपास होता है। इसकी सहायक नदियों में बात करें काली सिंध की, आहू, निवाज, उजाड़, परवन। क्या है, आहू,
निवाज, उजाड़, परवन। उस तरह से हम बात करें पार्वती नदी के बारे में। मित्रों, पार्वती नदी की बात करें तो मध्य प्रदेश के सीहोर की पहाड़ियों से निकलती है और इसकी सहायक नदियों में बेंथली, लिहासी या लासी, बिलास, अंधेरी, रेतरी, अहेली, कुल नदी, ये सब क्या है? पार्वती की सहायक नदियां हैं। ये सब क्या है? पार्वती की सहायक नदियां हैं। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं आहू नदी। आहू नदी का जो उद्गम है बात की जाए तो मध्य प्रदेश में उद्गमित होती है और राजस्थान में झालावाड़ में गागरोन के नामक स्थान पर काली सिंधी के साथ मिल जाती है। आहू व काली सिंधी नदियों के संगम पर गागरोन का किला स्थित है। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं बनास नदी। बनास नदी देखिए दोस्तों, बनास नदी की बात करते हैं तो यह राजसमंद जिले में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। वेरो के मठ, देखिए यहाँ से प्रश्न बना था, वीडियो कोई अभी कोई परीक्षा हुई थी वहाँ पर, और वेरो का मठ कहा गया है। और ये कई बार, अब पहले तो एग्ज़ाम पहले वाली बुक में नहीं मिलता है, लेकिन अभी सभी किताबों में इस तरह की बातें आ रही हैं। देखिए वेरो का मठ यहाँ से निकलती है क्या? बनास नदी। ठीक है जी। अब बात करते हैं पूर्णतः बहाव क्षमता। पूर्णतः राज्य में बहाव की दृष्टि से यह सबसे लंबी नदी है, जिसे वन की आशा, वर्णाशा, वशिष्ठी नदी के नामों से जाना जाता है। यह नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर बांध और सवाईमाधोपुर में इसरदा बांध बंधा हुआ है। तो बिसलपुर बांध याद रखें, बिसलपुर बांध जो है, बिसलपुर बांध है वो कहाँ है? जिले में, टोंक जिले में। और बात करें इसरदा बांध जो है, इसरदा बांध का है सवाईमाधोपुर में। तो सवाईमाधोपुर में, तो बिसलपुर बांध का है टोंक जिले में और इसरदा बांध का है सवाईमाधोपुर में। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों। और एक इम्पोर्टेंट बात है, आप ये भी याद रखें कि ये जो मैंने बताया कि वेरो का मठ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया आजकल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये बनास नदी के बारे में चर्चा की रही है। खमनोर की पहाड़ियों में वेरो का मठ से बनास नदी का उद्गम होता है। ये देखिए बनास के बारे में देख रहा है सारा बात। खमनोर की पहाड़ियों, यहीं से वेरो का मठ स्थित है इधर, पहली बात, और यहीं से इसका उद्गम होता है खमनोर की पहाड़ियों से। और ये चंबल में मिल जाती है, हालांकि बाद में यहाँ पर चंबल में मिल जाती है। आगे देखते हैं मित्रों, बनास की सहायक नदियों में देखो, दाएं किनारे से और बाएं किनारे से, यहाँ भी पूछ सकता है। दाया किनारा देखिए, ये दाया किनारा है और ये बाया किनारा है। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ लेफ्ट एंड राइट। ये राइट है और ये लेफ्ट किनारा है। ठीक है, ये लेफ्ट किनारा है और ये राइट किनारा है। और यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रही है बनास और यहाँ से निकल रही है चंबल। ठीक है, ये चंबल निकल रही है और ये बनास निकल रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों। जो दाएं किनारे से बात की जाए तो यहाँ पे बेड़च और मेनाल, बेड़च और मेनाल नदी है जो दाएं किनारे से बनास में मिलती है, और बाएं किनारे से कोठारी, खारी, डाई, माशी, ढूंढ और मोरेल। थोड़ा सा आप इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, और सुनेंगे, दो दो बार बोल रहा हूँ मैं, इसलिए आपके लिए दो दो बार बोल रहा हूँ मैं कि आपको याद हो जाए। फिर से देखिए, दाएं किनारे से बेड़च और मेनाल, और बाएं किनारे से कोठारी, डाई, खारी, माशी, ढूंढ और मोरेल। इसे आप जरूर याद रखें मित्रों, ये सभी सहायक नदियों में अंतर आती है इसमें। बेड़च नदी, बेड़च नदी की बात करें तो उदयपुर जिले में गोगुंदा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उदय सागर तक यह झील आयड़ के नाम से जानी जाती है और उसके बाद इस झील को बेड़च कहा जाता है। बेड़च नदी के दाएं किनारे पर मिलने वाली सहायक नदियों में गंभीरी, गुजरी, ओराई और वागन है। कौन कौन सी है? बेड़च नदी के दाएं किनारे से, कौन से किनारे से? दाएं किनारे से मिलने वाली, दायां बायां। अब आपको फिर से बता दूं मैं, ये दायां है और ये बायां है। तो दायां किनारा राइट, लेफ्ट। दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों में कौन कौन सी है? गंभीरी, गुजरी, औरई और वागन। ठीक है मित्रों, आगे देखिए, यहाँ से देखिए आप, ये बेड़च नदी का आपको दिख रहा है, और यहाँ से बेड़च का थोड़ा सा हम देख लीजिए, बेड़च नदी देख लीजिए, ये बेड़च नदी का यहाँ पर आपको दिख रहा है मैप, इसमें आप इसको नोटिस कर सकते हैं। मित्रों अब बात करते हैं मेनाल नदी के बारे में। मेनाल नदी भीलवाड़ा जिले से निकलकर बिगोद के निकट बनास में मिल जाती है। यह बनास, बेड़च, मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। इस नदी पर मेनाल जलप्रपात भी स्थित है। तो मेनाल नदी पर मेनाल जलप्रपात है। बेनास, बनास, बेड़च और मेनाल का त्रिवेणी संगम होता है। ठीक है, बिगोद नामक स्थान पे। ठीक है, अगला बात करते हैं कोठारी नदी। कोठारी नदी के बारे में बात करें मित्रों कि राजसमंद जिले में दिवेर से उद्गम होता है। भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। ठीक है, तो कोठारी नदी का उद्गम कहाँ होता है?
कोठारी नदी का उद्गम होता है राजसमंद के जिले के दिवेर उद्गम में और भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। खारी नदी के बारे में बात करते हैं मित्रों। खारी नदी राजसमंद जिले में बिजराला गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। खारी नदी राजसमंद जिले के बिजराला गांव की पहाड़ियों से उद्गमित होती है। इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। अगली बात करते हैं बाणगंगा या अर्जुन की गंगा नदी। यह जयपुर जिले की बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। दौसा, भरतपुर आदि जिलों में बहते हुए अंत में उत्तर प्रदेश में यमुना के निकट मिल जाती है। ठीक है। उपनाम इसे अर्जुन की गंगा, ताला नदी, रुंडित नदी, गुम्फित नदी आदि नामों से इसे जाना जाता है। करौली में स्थित पांचना बांध 5 नदियों के संगम पर मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। पांचना बांध 5 नदियों के कौन कौन सी नदियां हैं? भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावट। ये 5 नदियों के संगम पर मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा बांध? करौली में स्थित पांचना बांध। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। गंभीर नदी। गंभीर नदी या उटगन कहते हैं इसको। उटंगन 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 करौली, भरतपुर, धौलपुर में प्रवाहित होते हुए यमुना में मिल जाती है। गंभीरी गंभीरी की सहायक नदियों में पार्वती है जो छाबर गांव की पहाड़ियों से निकलती है। गंभीरी की सहायक नदी कौन सी है? पार्वती है जो छाबर गांव की पहाड़ियों से निकलती है। और छाबर गांव की पहाड़ियाँ कहाँ पे है बेटा? करौली में है, करौली में है। अब बात करते हैं अरब सागरीय अपवाह नदियाँ। देखो माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया इससे प्रश्न है, तो याद रखें माही नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश जिले में विंध्याचल श्रेणी पर मेहंदे झील के निकट अमरोह से इसका उद्गम होता है और राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव में प्रवेश करती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जिसमें 17 किलोमीटर राजस्थान में है। 171 सॉरी 171 किलोमीटर कहाँ है? राजस्थान में। आगे बात करते हैं। इसे वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। यह नदी अफा क्षेत्र में प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच क्षेत्र को 56 बेसिन कहा जाता है। इस नदी पर बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध स्थित है। बांसवाड़ा के निकट कागदी पिकअप बांध और गुजरात में करणा बांध भी यहाँ बना हुआ है। मित्रों आगे देखते हैं माही नदी की और बारे में। ये माही नदी का फोटो देख रहे हैं आप। यहाँ से इसका उद्गम होता है मेहंद झील से। यहाँ से इसका उद्गम होता है मेहंद झील से इसका उद्गम होता है। और इस तरह से ये नदी ऐसे उद्गमित होती, उत्तर से वापस दक्षिण की ओर चली जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों। माही की प्रमुख सहायक नदियाँ। अब बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि दाएं किनारे से और बाएं किनारे से। दाएं किनारे से सहायक नदियों में सोम, जाखम, इरू और मोरैन है। इरू को एराव भी कहते हैं, याद रखें इरू को एराव भी कहते हैं। तो सोम, जाखम, इरू और मोरैन। सोम, जाखम, इरू और मोरैन, इसे एराव भी कहते हैं। बाएं किनारे से बात करें तो यहाँ पे देखिए ऐसे, यहाँ पे सोम, जाखम, इरू और मोरैन। और इस तरह से बाएं किनारे से बात करें तो अनास, चाप और हरण, ये इस तरह से इसे देख सकते हैं। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। सोम नदी। सोम नदी का जो उद्गम है बिछीमड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। और जाखम, गोमती और सारनी इसकी सहायक नदियाँ हैं। जाखम नदी छोटी सादरी प्रतापगढ़ से इस नदी का उद्गम होता है। और जाखम बांध यहाँ पर स्थित है प्रतापगढ़ में, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। साबरमती नदी उदयपुर जिले के दक्षिणी भाग के कोरड़ा से निकलती है। साबरमती तो उदयपुर के दक्षिणी भाग के कोरड़ा से उद्गम होता है। और सहायक नदियों की बात की जाए दाएं किनारे से सई, सीरी और धामनी। कौन सी है? सई, सीरी और धामनी साबरमती की सहायक नदियां हैं, सई, सीरी, धामनी। और बाएं किनारे से वाकल, हतमती, वात्रक, खारी आदि नदियां हैं जो इम्पोर्टेंट है। पश्चिमी बनास सिरोही जिले के नया सनवारा से उद्गम होता है। और सकुली या सीपू इसकी सहायक नदियां हैं। पश्चिम बनास की सहायक नदियां कौन सी है? सकुली या सीपू इसकी सहायक नदियां हैं। मित्रों आगे बढ़ते हैं लूणी नदी के बारे में। देखिए लूणी नदी के बारे में जान लेते हैं। अजमेर के नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। पुष्कर की पहाड़ियों से आने वाली सरस्वती नदी जब इसके साथ मिलती है तब इसे लूणी कहा जाता है। याद रखें पहले इसे क्या कहा जाता है? जब नागपहाड़ी से निकलती है तो सागरमती कहा जाता है। जब ये पुष्कर की पहाड़ियों से आने वाली सरस्वती नदी के साथ मिलती है तब इसे लूणी कहा जाता है। तब इसे क्या जाता है? लूणी कहा जाता है। मित्रों आगे बढ़ते हैं।
उद्गम स्थल से बलोत्रा बाड़मेर तक इसका पानी मीठा होता है। इसके पश्चात यह खारा हो जाता है। बाड़मेर के रंगाई छपाई उद्योग के कारण इस नदी का जल प्रदूषण हो गया है। मित्रों आगे बढ़ते हैं। जोधपुर में इस नदी का पर जसवंत सागर बना हुआ है। किस नदी पर? लूनी नदी पर। जोधपुर में लूनी नदी पर जसवंत सागर पिचाक बांध बना हुआ है। इसके दाएं किनारे और बाएं किनारे पर बात करें तो लूनी के दाएं किनारे की सहायक नदी है जोजड़ी, और बाएं किनारे की सहायक नदियों में बांडी, गुहिया, सुखड़ी, मिठड़ी, लिल्ली, जवाई, खारी, सगाई। तो सिर्फ केवल जोजड़ी नदी है जो दाएं किनारे पर है, बाकी सारी नदियां बाएं किनारे पर हैं। इसे याद रखेंगे, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं मित्रों राजस्थान में नदियों के त्रिवेणी संगम, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं कई परीक्षाओं में। मित्रों एक एक करके हम याद करते हैं। बनास, बेड़ज और मैनाल का जो त्रिवेणी संगम है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बिगोद है जो भीलवाड़ा में है, मांडलगढ़ के आसपास। माही, सोम, जाखम जो नदियों का त्रिवेणी संगम है वो बेणेश्वर के निकट आसपास होता है, डूंगरपुर में। चंबल, बनास, सीप ये नदियों का त्रिवेणी संगम का होता है रामेश्वर घाट में, सवाई माधोपुर में। और बनास डाई खारी का त्रिवेणी संगम होता है राजमहल टोक में। मित्रों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के प्रमुख जलप्रपात कौन से उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चुलिया जलप्रपात कहाँ है? चंबल नदी चित्तौड़गढ़ में है। मैनाल जलप्रपात कहाँ है? मैनाल नदी भीलवाड़ा में है। भीमलत जलप्रपात कहाँ है? मांगली नदी बूंदी में है। इस तरह से हमने इन चीज़ों को कवर किया है। अब देखिए दोस्तों आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो वो भी देख लेते हैं। राजस्थान की प्रमुख नदियों का अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र है बनास नदी का 27% लगभग, है ना। लूनी नदी का 20%, चंबल नदी का 17% और माही नदी का 9.46%। तो ये जरूर याद रखें, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना मिलती है। मित्रों सबसे बड़ा जल ग्रहण की दृष्टि से सबसे बड़ा अफवाह क्षेत्र बनास का है जो कि 27% के लगभग। उसके बाद लूनी नदी का है लगभग 20%। उसके बाद चंबल नदी का है लगभग 17% और माही नदी का है लगभग 16%। ठीक है जी। उपलब्ध जल के आधार पर राजस्थान की नदियों का व्यवस्थित अवरोही क्रम क्या है? तो जल के उपलब्धि के आधार पर राजस्थान में नदियों की व्यवस्थित क्रम क्या है? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटा। चंबल, बनास, माही और लूनी। ठीक है, चंबल, बनास, माही और लूनी। मित्रों बीकानेर और चुरू जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, यह भी डाटा आपको याद रखना है। बीकानेर और चुरू जिलों में कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सांभर झील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। खारे पानी की झीलें एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम मीठे पानी की झीलें भी देख लेंगे। खारे पानी की झीलों में हम बात करें मित्रों तो राजस्थान की झीलों में एक तो है ताल छापर जो कि खारे पानी की झील है। फिर लुणकरणसर खारे पानी की झील है। फलोदी झील खारे पानी की झील है। कावद पोखरण में है, जैसलमेर में खारे पानी की झील है। पंचपदरा खारे पानी की झील है। डेगाना खारे पानी की झील है। काछोर जो है खारे पानी की झील है। उसके बाद रेवासा खारे पानी की झील है और डिडवाना कुचामन खारे पानी की झीलें, ये सभी खारे पानी की झीलों के अंतर्गत आते हैं। मित्रों बात करते हैं मित्रों मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलों में हम बात करें मित्रों तो यहाँ देखेंगे कोलायत झील हो गई, सिलीसेट झील हो गई, बालसमंद झील कायलाना में है, पुष्कर झील हो गई, फायसागर अनासागर। और इस तरह हम देखें मित्रों तो नक्की झील हो गई। राजसमंद में बात करें तो जो राजसमंद झील हो गई, उदय सागर, फतेह सागर, जयसमंद झील हो गई, ये सभी क्या है? मीठे पानी की झीलें हैं। तो मीठे पानी की झील हैं। मित्रों आगे देखते हैं सांभर झील। सांभर झील के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं यहाँ से। देखिए सांभर झील यह जयपुर, डिडवाना, कुचामन, अजमेर में विस्तृत है, पहली बात। और यह देश के आंतरिक भागों में स्थित सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कितने? सबसे बड़ी है। सर्वाधिक नमक उत्पादन करने वाली झील है सांभर झील, जहाँ देश के कुल नमक उत्पादन का 8.7% होता है। कितना प्रतिशत होता है? 8.7%। याद रखें 8.7%। ठीक है जी। यह झील में नमक उत्पादन का कार्य केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। और केंद्र सरकार के कार्य में यह उपक्रम लगा हुआ है हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी सांभर साल्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। ठीक है। और इसकी जिसकी स्थापना सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब की गई? 1964 में। ठीक है। यह सोडियम सल्फेट प्लांट है, यह सोडियम सल्फेट का प्लांट है। और सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में की गई। मित्रों अब बात करते हैं डिडवाना झील। डिडवाना झील या डिडवाना कुचामन में स्थित है और यह सांभर के बाद दूसरी बड़ी खारे पानी की झील है।
ठीक है मित्रों, यह झील सोडियम सल्फेट का उत्पादन किया जाता है। यह नमक प्राय खाने के अयोग्य होता है। डिडोना झील का नमक खाने के लिए अयोग्य होता है। राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। पंचभद्रा झील बलोत्रा। मित्रों, पंचभद्रा झील बलोत्रा में यहाँ उत्तम किस्म का नमक तैयार होता है, जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड होता है। पंचभद्रा बलोत्रा में कितना प्रतिशत सोडियम क्लोराइड होता है? 98% सोडियम क्लोराइड होता है। और यहाँ नमक उत्पादन का कार्य खारवाल जाति के लोग किया करते हैं, जो नमक के क्रिस्टल बनाने के लिए मोरडी नामक जो झाड़ियाँ होती हैं उनकी टहनियों का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान साल्ट वर्क्स द्वारा नमक तैयार किया जाता है। अन्य खारे पानी की झीलों में हम देखें मित्रों, देखिए यहाँ पे पोकरण कवच जैसलमेर में, लूणकरणसर झील बीकानेर में, जखराद थोब बाड़मेर में, फलोदी और बाप झील फलोदी में, रेवासा काछोर सीकर में, डेगाना झील नागौर में, कुचामन परबतसर नावा डिडोना कुचामन में और ताल सफर चूरू में। ये सब क्या है? खारे पानी की झीलें हैं। मित्रों, इस तरह से हमने इन झीलों को कवर किया। अब बात करते हैं इन मीठे पानी की कुछ झीलें हैं, उनको और अच्छे से पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसके बाद हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे, पर पहली बात हम देख लेते हैं कि जयसमंद झील के बारे में। मित्रों, जयसमंद झील सलूम्बर में स्थित है। इसका निर्माण महाराणा जयसिंह ने किया था और 1685 से 1691 की अवधि में गोमती नदी के पानी को रोककर बनाया गया था। मीठे पानी की कृत्रिम झीलों में सबसे बेशुमार है ये, और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में शुमार है। भारत व एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इसे ढेबर झील भी कहा जाता है। यह राजस्थान की सबसे गहरी झील है। इस पर 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भागड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी कहा जाता है। इस झील में सिंचाई हेतु श्यामपुरा और भाट नहरें निकाली गई हैं मित्रों। अब राजसमंद झील के बारे में बात करें तो राजसमंद झील की बात करें तो राजसमंद में स्थित है, और यह निर्माण राज सिंह द्वारा 1622 में गोमती नदी के जल को रोककर किया गया था। विश्व युद्ध के दौरान इस झील को इंपीरियल एवरेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग किया गया। अब बात करते हैं पिछोला झील। पिछोला झील पिछोरी गांव उदयपुर में स्थित है। देखिए दोस्तों, पिछोला झील है वो पिछोरी गांव में स्थित है, और इस झील का निर्माण राणा लाखा के शासनकाल में एक चिड़ीमार बंजारे ने किया था। इस झील में सिसरमा और बुझड़ा नदियों का पानी आता है। झील की बीच जगमंदिर और जगनिवास 2 महल बने हुए हैं। इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा भी निर्मित है, और इस झील के पूर्वी किनारे पर सिटी पैलेस स्थित है। उदय सागर झील मित्रों उदयपुर में स्थित है, और महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 64 के बीच इसका निर्माण करवाया था। इस झील में आयर झील नदी गिरती है, ये भी आप याद रखें। आयर नदी गिरती है किसमें? उदय सागर में। तो इसी के बाद इसका आयर का नाम बेड़च हो जाता है। मित्रों, अब बात करते हैं फतेह सागर झील के बारे में, जो कि उदयपुर के पिछोला झील के उत्तर में स्थित है, और इस झील का निर्माण 1687 में महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था शुरू में। ठीक है, हालांकि परंतु बाद में 1888 में महाराणा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो फतेह सागर झील का पहले निर्माण किसने कराया? जयसिंह ने कराया। कब किया है? 1687 में। ठीक है, बाद में फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। इस झील के निर्माण हेतु बांध का शिलान्यास ड्यूक ऑफ कनौज द्वारा किया गया, इसलिए इसे कनौज बांध के नाम से भी जाना जाता है। कनौज बांध के नाम से किसे जाना जाता है? फतेह सागर झील को। ठीक है, यह एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी हुई है, और इस झील के मध्य में नेहरू उद्यान स्थित है। इस झील में एक सौर वेधशाला भी है, ये आपको याद रखना है। आना सागर झील के बारे में देखिए। आना सागर झील का जो निर्माण है वो 1137 ईस्वी में अनुराग चौहान ने करवाया था, और ये झील में बांडी नदी का पानी आता है आना सागर में। ठीक है, किस नदी का पानी आता है? बांडी नदी का। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखें। अगला दोस्तों देखते हैं फाया सागर झील अजमेर में। इस झील का निर्माण अकाल राहत कार्य के दौरान इंजीनियर फाया ने करवाया था, और बांडी नदी पर जल बांध बनाकर किया गया था। पुष्कर झील पुष्कर झील अजमेर में स्थित है, और यह राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। यह राजस्थान की सबसे पवित्र झीलों में शुमार है धार्मिक दृष्टि से। झील के निकट ब्रह्मा जी का और सावित्री माता का मंदिर भी है।
देखिए दोस्तों, नक्की झील के बारे में देखते हैं अब। नक्की झील क्या है, नक्की झील का उद्गम क्या होता है। तो ये एक प्राकृतिक झील है और ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। इस झील के निकट चट्टानें हैं जो कि टोड रॉक और नन रॉक है, और ऐसा माना जाता है कि इसे देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदा था, इसलिए इसे नक्की झील भी कहा जाता है। मित्रों, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें। अब हम आगे देखते हैं मित्रों, सिलीसैट झील। इस झील का निर्माण विनय सिंह ने करवाया था और 1845 में करवाया था। अलवर में है ये। कायलाना झील जोधपुर में पेयजल आपूर्ति करती है। कोलायत झील बीकानेर में है और इस झील के किनारे कपिल मुनि का आश्रम है। अब अन्य मीठे पानी की झीलें, उनके बारे में देख लेते हैं। मानसागर झील है, वो जयपुर में है। मध्य में एक जल महल स्थित है। गैप सागर डूंगरपुर में है, इसको एडवर्ड झील भी कहते हैं। गढ़सीसर झील या गढ़ीसर झील, गजरूप सागर भी कहते हैं, जैसलमेर में। नवलखा कनक सागर जैत सागर बूंदी में है। सरदार समंद पाली में है। बंद बरेठा भरतपुर में है। कालीसोत बांध बारा में है, झीलें हैं। और तालाबशाही धौलपुर में है। और बालसमंद झील जोधपुर में है। भीमलत बांध बूंदी में है, मांगली नदी किनारे। बूझ झील जैसलमेर में है। मोती झील भरतपुर में है। आनंद सागर और बाई तालाब देलाब है बांसवाड़ा में, इसको डायलाब भी कहते हैं। पन्नालाल शाह तालाब जो है वो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है। जैन सागर अजमेर में है। तख्त सागर जोधपुर में है। भीम सागर झालावाड़ में है। बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में है। कल्क सागर माधव सागर और झिलमिल जो है वो दौसा में है। वर्तमान में ताल छापर चूरू में है और गेव सागर डूंगरपुर में और तालाबशाही धौलपुर में झीलों का क्षेत्र संकुचित हो रहा है। ठीक है, इनका इंपॉर्टेंट रोल इसलिए कि इनका जो झीलों का क्षेत्र है वो संकुचित हो रहा है। इन जिलों का ताल छापर, गेव सागर और तालाबशाही का। उदयपुर की प्रमुख जिलों को जोड़ने वाले सेतु, तो उदयपुर की प्रमुख जिलों को जोड़ने वाले सेतु है गोवर्धन सागर पिछोला, पिछोला दूध तलाई, पिछोला अमरकुंड, पिछोला कुम्हारिया तालाब रंग सागर, अमरकुंड रंग सागर स्वरूप सागर फतेह सागर। मित्रों, अब देखते हैं राजस्थान में जो झीलें हैं वो कैसे कवर हो रही है, उसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या इनकी क्या क्या संरक्षण तकनीक है और कैसे कवर करती है वो उनको। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत तकनीक है और इन तकनीकों के बारे में देख लेते हैं। झीलें हमने पढ़ ली ऑलरेडी। खडिन खडिन यह विधि 15वीं शताब्दी में जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा शुरू की गई थी। मदार खडिन में जितने वर्षा जल एकत्रित होता है उसे मदार कहते हैं। धोरा खडिन की यह पाल धोरा कहलाती है। नाडी तालाब पोखर की ही छोटा रूप है जो पश्चिमी राजस्थान नागौर बाड़मेर जैसलमेर में प्रचलित होता है। अगोर नाड़ी का जलग्रहण क्षेत्र बड़ा होता है। जो नाड़ी का जो बड़ा जलग्रहण क्षेत्र होता है उसे अगोर कहते हैं। टोबा होता है किसी नाड़ी को कृत्रिम रूप से खोदकर अधिक गहरी करना टोबा कहलाता है। जोड़ का मतलब होता है शेखावटी क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित जोड़ पद्धति है जो पुनर्जीवित करने के लिए राजेंद्र सिंह जो अलवर के थे, उसे जल मैन कहा जाता है, वाटरमैन। उन्होंने कोशिश बहुत की थी। कुंड या टाका, दोस्तों कुंड या टाका गड्ढा खोदकर पक्का निर्माण करते हुए टाका बनाया जाता है जिसके चारों ओर ढालनुमा पक्का फर्श पाइतन कहा जाता है। बेरी मुख्यतः पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर बीकानेर में होती है। बावड़िया बावड़ी के बारे में बात करते हैं। तापी बावड़ी जोधपुर में, भांडरेज बावड़ी दौसा में, चांद बावड़ी आभेनीर में दौसा में और रानी की बावड़ी बूंदी में। झालरा इसकी आकृति देखने में बावड़ी के समान होती है परंतु इसका जल धार्मिक आयोजन अनुष्ठान पवित्र कार्यों के उपनयन और उपयोग किया जाता है। उपनयन कार्य होते हैं उनमें लिया जाता है। तुरजी का झालरा जोधपुर में है। मित्रों, बात करते हैं नेहड़ या नेहटा क्या होता है। किसी तालाब या नाड़ी के निकट यह छोटा गर्तनुमा भाग जिसमें तालाब व नाड़ी के अतिरिक्त जल को संचित किया जाता है उसे हम नेहटा या नेहड़ कहते हैं। पालर का पानी बारिश का पानी कहा जाता है। जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकें क्या क्या है उनके बारे में देख लेते हैं। रूफ टॉप जल संचय, घर की छत पर जो गिरे जल होता है वर्षा का उसको रूफ टॉप जल संचयन कहते हैं। फिर वाटर हार्वेस्टिंग मतलब वर्षा के व्यर्थ बहने वाले जल को भूमिगत करना।
डैम, बांध बनाना, फव्वारा या बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, ये सब क्या है, वाटर की आधुनिक तकनीकें हैं। और इसमें बात करें तो राजस्थान में नर्मदा नहर क्षेत्र में इजराइल से ग्रहण की गई नई तकनीक को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। इसको ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। देखिए दोस्तों, राज्य में भूमिगत जल संधारण की स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। थोड़ा सा ये करंट डाटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए वर्गीकृत ब्लॉक्स 2022-2023। तो सुरक्षित की बात की जाए तो यहाँ पे 38-22 में थे और अभी 38 है। अर्ध विषम जो कहेंगे तो 2022 में 20 थे और अभी 2023 में 22 हैं। विषम की बात की जाए तो 22 थे 2022 में और अभी 2023 में 23 है। अति दोहन की बात की जाए तो 2022 में 219 थे और 2023 में 216 हो गए। लवणे की बात की जाए तो 2022 में 3 थे और अभी भी 3 है। इस तरह से कुल की बात की जाए तो 302 दोनों वर्ष में देखने गए हैं। बात करते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 प्रारंभ कब किया गया था? यह किया गया था फरवरी 2024 में। 2.0 कब प्रारंभ किया गया था? फरवरी में। मित्रों, अब राजस्थान के प्रमुख बांध हैं उनको एक एक करके हम देख लेते हैं और इस टॉपिक को हम समाप्त करेंगे इस तरह से, ठीक है। देखिए एक एक करके सुनते जाइए आप बस। ल्यासी डैम ल्यासी नदी पर 12 जिले में, कहाँ पे है? 12 जिले में। बिलास डैम बिलास नदी पर 12 जिले में। बैंथली बांध बैंथली नदी पर 12 जिले में। तो 3 तो 12 जिले के ही हो गई है। कौन कौन सा? ल्यासी 12 जिले में, बेलास 12 में और बैंथली 12 में। अब अपनी अपनी नदियों पे हैं ये और 12 जिले में है। मित्रों आगे बात करते हैं। आलेनिया बांध या सावन भादो बांध? आलेनिया बांध या सावन भादो की बांध की बात करें तो कोटा में है। तकली डैम को तकली नदी पर कोटा में है। नौनरा या नवनेरा बांध काली सिंध नदी पर दिगोद कोटा में है। और गागरीन बांध आहू नदी पर है झालावाड़ में। पिपलाद डैम पिपलाद नदी पर है झालावाड़ में। गदड़ा बांध है गदड़ा नदी पर बूंदी में। भीमलत बांध है भीमलत नदी पर बूंदी में। गुढ़ा बांध है मेज नदी पर बूंदी में। और मांडलगढ़ ताल डैम स्थानीय नाला मांडल भिलोड़ा में। सरेरी बांध है मानसी नदी पर हुडा भिलोड़ा में। मित्रों आगे देखते हैं। अडवाना बांध है मानसी नदी पर भिलोड़ा में, अडवान बांध। और मोरा सागर बांध है सवाई माधोपुर में, बनास स्थानीय नाला। औराई बांध है औराई नदी चित्तौड़ में। राजसमंद डैम है बनास गोमती नदी पर राजसमंद में। भोपाल सागर बांध है गोसुंडा बांध जो कि बेड़स नदी पर चित्तौड़ में। माधो सागर बांध है बाणगंगा नदी पर दौसा में। कनौतिया बांध या कनौता बांध हिंगोनिया बांध ढूंढ नदी जयपुर में। बंद बरेठा बांध या अजान बांध भरतपुर में। साकड़ा बांध अरवरी नदी पर अलवर में। कोटा बांध सरजू सागर स्थानीय नाला झुंझुनू में। अजीत सागर बांध स्थानीय नाला झुंझुनू में। बांकली बांध सुकड़ी नदी पर जालौर में। सई बांध सई नदी पर उदयपुर में। सरदार समंद बांध गुहिया या सुकली नदी पर पाली में। और हमजा खेरी बांध प्रतापगढ़ में सिवनी नदी पर। मावली क्षेत्र उदयपुर स्थित बगोलिया बांध को उदय सागर में पानी मिलता है। मावली क्षेत्र स्थित बगोलिया बांध को उदयपुर से पानी मिलता है। तो मावली क्षेत्र बगोलिया बांध का उदयपुर में उदय सागर में पानी मिलता है, इतना याद रखें, बस इतना काफ़ी है। देखिए मित्रों और कुछ नदियां हैं, इनके बारे में भी देख लेते हैं। जवाई बांध महाराजा उमेश सिंह द्वारा निर्मित किया गया था और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। माही बांध यह उदयपुर संभाग का सबसे प्रमुख बांध सबसे बड़ा बांध है जिसमें 16 गेट है और इस बांध की कुल लंबाई 3.10 किलोमीटर है। स्कोडा सिस्टम स्कोडा सुपरवाइजरी कंट्रोल डाटा एग्जीबिशन, ये एक सिस्टम है। सर्वप्रथम बिसलपुर व बाद में माही बांध में, फिर गुढ़ा व जवाई बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर छापीस में स्थापित हो चुके हैं। कुल 7 बांधों में स्कोडा सिस्टम है। संशोधन पार्वती संशोधित काली सिंधी पार्वती चंबल लिंक परियोजना संशोधित काली सिंधी पार्वती चंबल लिंक योजना है।
ये एकीकृत ERCP कहते हैं इसको। और इसमें परियोजना में तहत कुल 6 बैराज और 2 बांध का कार्य प्रस्तावित है। मित्रों, बात करते हैं इनके बारे में। ERCP में कुल 6 बैराज है और 2 बांध कार्य का प्रस्तावित है। तो कुन्नू बैराज 12 में है, कुन्नू नदी पर। रामगढ़ बैराज है कुल नदी पर 12 में। महलपुर बैराज है पार्वती नदी पर 12 में। नवनेरा बैराज है काली सिंध नदी पर कोटा में। मेज बैराज है बूंदी में मेज नदी पर। और राठौड़ बैराज है सवाई माधोपुर में बनास नदी पर। डूंगरी बांध सवाई माधोपुर में स्थित है। इसरदा बांध सवाई माधोपुर और टोंक जिलों में स्थित है। तो मित्रों, इस तरह से हमने पूरा कवर कर लिया है राजस्थान की अफवाह तंत्र, और इसे आप ज़रूर अच्छे से सुने और बार बार देखें। और इस PDF को मैं टेलीग्राम में भी डाल दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वहाँ से आप इसे प्रिंट आउट करा कर पढ़ सकते हैं। और मित्रों, टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आपको मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें बस दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।